Fun Bells. ये बेवकूफ रोजाना क्यों अपना समय इस तरह बर्बाद करता है। पिछले 15 दिनों से मैं देख रहा हूँ ये हमेशा इसी तरह घंटों खड़ा रहता है और आज तो बारिश में खड़ा है। इसके बावजूद लोग कहते हैं कि मोंटू बंदर बहुत समझदार है। हे देवी, आज मुझे आपकी साधना करते हुए पूरा 16 दिन हो चुके हैं। अब आपको प्रकट होना ही पड़ेगा। आज जब तक आप प्रकट नहीं होंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ए बेवकूफ, कौन सी देवी को प्रकट करना चाहता है? एक जंगल में मोंटू नाम का एक बंदर रहता था। वो बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव का बंदर था। शाम के समय वो हमेशा एक पैर पर खड़ा होता और हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता। इसी जंगल में कुछ दिनों से मिंकू नाम का एक सारस भी रह रहा था जो बहुत शरारती था। ये बेवकूफ रोजाना क्यों अपना समय इस तरह बर्बाद करता है। पिछले 15 दिनों से मैं देख रहा हूँ ये हमेशा इसी तरह घंटों खड़ा रहता है और आज तो बारिश में खड़ा है। इसके बावजूद लोग कहते हैं कि मोंटू बंदर बहुत समझदार है। हे देवी, आज मुझे आपकी साधना करते हुए पूरा 16 दिन हो चुके हैं। अब आपको प्रकट होना ही पड़ेगा। आज जब तक आप प्रकट नहीं होंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ए बेवकूफ, कौन सी देवी को प्रकट करना चाहता है? मोंटू बंदर एक पैर पर खड़ा रहा और अब रात हो गई। तकरीबन 9 बजे का समय था। अब तो मुझे भी आलस आने वाला है, लेकिन ये बेवकूफ नहीं थका। पता नहीं कैसे घंटों से एक पैर पर खड़ा है। तभी आसमान से एक रोशनी उत्पन्न हुई और एक देवी प्रकट हुई। मोंटू बंदर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी साधना पूरी हुई। उसने अपनी आंखें खोली। प्रणाम देवी जी। देवी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और मोंटू बंदर के सामने 2 सेब उत्पन्न हुए। ये लाल सेब खाने से तुम किसी के लिए भी कुछ भी बुरा कर सकते हो और इस हरे सेब को खाने से तुम किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर सकते हो। तुम इनमें से कोई एक सेब चुन सकते हो। उसके बाद अपने आप गायब हो जाएगा ये। मैं तो सबके साथ अच्छा ही करना चाहता हूँ। मैं ग्रीन एप्पल ही चुनूंगा। ये सुनकर मिंकू सारस दौड़ पड़ा और जल्दी से लाल सेब उठाकर खा गया। अरे ये क्या किया तुमने? मैंने इतनी मेहनत से साधना पूरी की थी और तुमने वो सेब खा लिया, वो भी लाल, जिससे किसी की कोई सहायता भी नहीं कर सकते। मुझे अच्छा करने का कोई शौक भी नहीं है। मैं तो बुरा ही करूँगा। तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है ना, अब मैं सारे बदले ले लूँगा। ये कहकर मिंकू सारस वहाँ से चला गया और मोंटू बंदर जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। अरे अरे, देखिए पूरा घर भीगा जा रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि बारिश आने से पहले छत को ठीक कर दीजिए। तभी सामने से मिट्ठू बोला। अरे कोई बात नहीं कालू भैया, जब तक बारिश थम नहीं जाती आप दोनों मेरे घर में रह सकते हैं। वो दोनों उड़कर मिट्ठू के घर पहुँचे। तभी मिंकू सारस वहाँ आया। क्या बात है? लगता है तुम लोग बारिश से बचने के उपाय कर रहे हो। चलो थोड़ी मदद कर देता हूँ। इतना कहते ही मिंकू सारस की चोंच से एक रोशनी निकली और मिट्ठू के घर की छत पर जैसे ही पड़ी उसके घर की छत उड़ गई। अब मैं तुम सबसे बदला लूंगा, अपने साथ हो रही सभी ज्यादतियों का। मिंकू सारस, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे ठीक करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो हमेशा गलत ही करना चाहता हूँ। इसी तरह उसने सभी पंछियों के घर उजाड़ दिए और ये सभी एक बड़े से टीले पर जमा हुए। पता नहीं उस मिंकू सारस में शक्तियाँ कहाँ से आ गईं। उसने हम सबको बर्बाद कर दिया। मैं शेर खान के पास होकर आता हूँ। सोनू कबूतर उसी समय उड़कर शेर खान के पास पहुँचा। अरे सोनू कबूतर, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो? कोई समस्या आ गई है क्या? हाँ शेर खान, मिंकू सारस के अंदर ना जाने कहाँ से शक्तियाँ आ गई हैं।
उसने हम सभी पक्षियों के घर उजाड़ दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास शक्तियां? मैं इस मिंकू सारस को छोड़ूंगा नहीं। बस बस शेर खान, अपनी जुबान से कोई भी ऐसा अल्फाज मत निकालना कि मुझे गुस्सा आ जाए। मिंकू सारस, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तुम सभी पक्षियों के घर फिर से ठीक कर दो। अच्छा? ये कहकर मिंकू सारस की आंखों से रोशनी निकली और तभी शेर खान की गुफा का मुंह भी बंद हो गया। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये कहकर वो उड़ गया। अब शेर खान और कुछ जानवर भी उसी टीले पर जमा हुए। बारिश की ठंडी बूंदें उनके शरीर पर पड़ रही थीं और साथ ही ठंडी हवाएं उनके शरीर को कंपा रही थीं। पता नहीं ये हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई। मिंकू सारस के अंदर ऐसी शक्तियां कहां से आ गई? उसने तो हमारा जीना हराम कर दिया। उसी समय मोंटू बंदर भी वहां आ पहुंचा। शेर खान, आप सभी जो इस तरह यहाँ बेघर हुए खड़े हैं, आपकी इस मुसीबत का जिम्मेदार मैं हूँ। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आप सभी की भलाई के लिए एक देवी की साधना कर रहा था। जब वो देवी प्रकट हुई तो उसने मुझे 2 फल दिए, जिसमें से एक मुझे चुनना था। उस फल को मिंकू सारस ने खा लिया और इसी वजह से उसे वो शक्तियाँ मिल गई। उन्हीं शक्तियों के जरिए उसने आप सबकी ये हालत की है। नहीं मोंटू बंदर, तुम हम सबके दोस्त हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो मिंकू सारस तो है ही शैतान। मुझे देवता बनने का कोई शौक नहीं। तुम यहाँ क्या अब और हमें मुसीबत में देखना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल सही किया। अभी तो सिर्फ बारिश का पानी जंगल में जमा हो रहा है, अब मैं डैम खोलने वाला हूँ। ये सुनकर सभी जानवरों के पैरों तले जमीन निकल गई। नहीं, ऐसा मत करना सारस, ये बहुत ही बुरा होगा। मुझे अच्छा करने का कोई शौक नहीं है। सारस, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके आगे उनके कर्म इसी जन्म में आते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। डैम के पास पहुंचकर उसने अपने जादू से डैम को खोल दिया। पानी का सैलाब डैम से निकला और पूरे जंगल में फैलने लगा। अब सभी जानवर उस टीले पर भी सेफ नहीं थे। एक लहर आई और सभी को बहा ले गई। चलो, अब तो मैं चला अपने असली जंगल। अब मिंकू सारस अपने जंगल की तरफ रवाना हो गया। बारिश के साथ डैम का पानी बहुत ज्यादा बहाव के साथ बह रहा था। मिंकू सारस अपने जंगल पहुंचा तो उसने वहां सब कुछ तबाह देखा। अरे, ये क्या पिताजी, हमारा जंगल तबाह कैसे हो गया? मिंकू सारस, तुम यहाँ क्यों आ गए? हम लोग तो वैसे भी परेशान हैं। तुम अपने जंगल में सुरक्षित तो होते। पिताजी, आप मुझे बताइए, ये कैसे हुआ? हमारा जंगल तो कितनी ऊंचाई पर बसा है, यहाँ तक ये पानी कैसे पहुँचा? बेटा, ये पानी कभी भी इतने स्तर तक नहीं पहुँचा जितना आज पहुँचा है। ऐसा लगता है बारिश के मौसम में किसी ने डैम खोल दिया है। तभी बारिश के पानी के साथ डैम का पानी भी यहाँ आ पहुँचा और उसी वजह से हम सभी के आशियाने उजड़ गए। आप लोग घबराइए नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं चाहता हूँ जितना भी पानी मेरे जंगल में भरा है सब डैम में वापस पहुँच जाए। मिंकू सारस ने अपनी आंखों से जादू करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेटा, तुम ये क्या करना चाहते हो? अब मिंकू सारस को अपनी गलती का एहसास होने लगा। मोंटू बंदर ने सही कहा था, हम जो भी कर्म करते हैं हमें इसी जन्म में उसका नुकसान देखने को मिल जाता है। मैं अगर सही सेब खाता तो अपने जंगल का भला कर पाता, लेकिन मैंने तो बुरा करने वाला फल खाया। तभी वही देवी वहाँ प्रकट हुई। क्यों, क्या हुआ मिंकू सारस? तुम परेशान क्यों हो? मुझे माफ कर दो देवी, मैंने मोंटू बंदर और आप दोनों के साथ धोखा किया है। अगर तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उन लोगों को परेशानी में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही थी, और अब अपने परिवार को मुसीबत में देखा
तो कितना बुरा लग रहा है। तभी देवी ने जादू किया और हरा सेब मिंकू के सामने उत्पन्न हुआ। अरे हरा सेब! हाँ, और ये मैं तुमको इसलिए दे रही हूँ, जो तुमने तबाह किया है वो सब कुछ तुम ठीक कर सको। मैं करूँगा। मुझे बुरा करने का कोई शौक नहीं। बुरा व्यक्ति हमेशा नुकसान उठाता है और उसे कोई पसंद नहीं करता। उसके बाद मिंकू सारस ने वो सेब खाया और फिर वो जंगल की ओर उड़ गया। वो आसमान में उड़ रहा था। उसने जादू का इस्तेमाल किया। सारा पानी अब वापस डैम के अंदर जाने लगा, जैसे उल्टी गंगा बह रही हो। अरे ये कैसे हो रहा है? बारिश पहले से ही बंद हो गई थी। सारा पानी वापस डैम में जा पहुंचा और उसके बाद डैम अपने आप बंद हो गया। अब सभी जानवर जमीन पर जमा हुए और आश्चर्य से मिंकू सारस को देखने लगे। आप सभी मुझे माफ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। ये सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा। मिंकू सारस, आज पहली बार तुमको देखकर अच्छा लग रहा है। मैं अब हमेशा आप सबकी मदद करूंगा और इसी जंगल में रहूंगा। ये सुनकर सभी खुश हुए। सारस के माता पिता का जंगल भी अब ठीक हो गया था और अब सारस सभी पंछी और जानवरों के साथ प्यार से रहने लगा था। मिंकू मोर एक पेड़ के पास बैठा था। चुन्नू मुन्नू दोनों चिड़िया उसके पास आती हैं। मिंकू काका, हमको एक कहानी सुनाओ ना। तुम्हारी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें से तुमको पता चलेगा कि हमारा डर भी कभी कभी हमारे लिए अच्छा होता है। तो सुनो, एक तोता था जिसका नाम था चिरकुट। लेकिन जब से वो पैदा हुआ था उसके जीवन में एक ही परेशानी थी। क्या परेशानी थी काका? अरे सब्र करो, बता रहा हूँ। बहुत बोलती हो, बीच में टोका मत करो। हाँ, मैंने इसको कहा है जब काका कहानी सुनाए तो बीच में टोका मत कर। हाँ, तो उस तोते के जीवन में ये समस्या थी कि वो जब से पैदा हुआ था तो बोल नहीं पाया। उससे बोला नहीं जाता था। एक दिन चिरकुट डाल पर बैठा था और आसपास बैठे पक्षी फल खा रहे थे। ये पक्षी कितने अच्छे अच्छे फल खा रहे हैं। काश मुझे भी ये खाने को मिल पाते। पक्षी चिरकुट को देखकर बोलते हैं, अरे देखो देखो, इस चिरकुट तोते को देखो। ये ऐसा तोता है जो बोल नहीं पाता है। मैंने पहले कभी भी ना बोलने वाला तोता देखा ही नहीं। ऐसा तोता भी होता है क्या? चिरकुट, क्या देख रहे हो? क्या तुमको भी ये रस भरे फल खाने हैं? अच्छा ले, फल खा ले, ले ले। चिरकुट फल लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो पक्षी फल वापस खींच लेता है। इतनी जल्दी भी क्या है चिरकुट? चल गाना तो गाकर दिखा। सुना है तेरा गला बहुत सुरीला है। ऐसा बोलकर सब पक्षी हंसने लगते हैं, लेकिन चिरकुट बहुत उदास हो जाता है और उड़कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब चिंकी चिड़िया उड़कर चिरकुट के पास आती है। मैंने सारी बातें सुन ली हैं जो उन पक्षियों ने तुमको बोला है, लेकिन तुम बुरा मत मानो। चिरकुट की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। बुरा कैसे ना मानो? लोग मुझे इसी बात का ताना देते हैं कि मेरी आवाज नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? चिंकी बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं ऐसे पक्षी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अच्छा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में मैं बोल सकता हूँ? हाँ भैया, क्यों नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ चलो। तुम बोलोगे भी और बाकी जानवरों से बातें भी करोगे। काली पहाड़ी के पास बरगद के पेड़ पर जो उल्लू काका रहते हैं वो अच्छे वैद्य हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोनों उड़कर उल्लू वैद्य के पास जाते हैं। दादा, इसको देखो, क्या इसकी आवाज आ सकती है? क्या ये बोल सकता है? इधर आओ, मुंह खोलकर दिखाओ। चिरकुट अपना मुंह खोलकर दादा को दिखाता है। उल्लू देखकर बोलता है, इसकी आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि इसने कभी बोलने की कोशिश ही नहीं की। इसका गला और जीभ तो सही है, लेकिन जाम हो चुकी है।
काका, इसके मम्मी पापा बचपन में ही चले गए थे। बाकी तोतों ने इसे अपने साथ नहीं रखा, इसलिए ये बोलना नहीं सीख पाया होगा। शायद इसीलिए काका इसने बोलने की कोशिश नहीं की होगी। बचपन में किसी ने बोलना नहीं सिखाया तभी ऐसा है। इसके इलाज करने के लिए काले शहतूत और काले अमरूद की जरूरत पड़ेगी, जो तुमको लेकर आना होगा। आप उसकी चिंता न करो, मैं लेकर आऊंगी। नहीं नहीं, जिसका इलाज होना है वही काले अमरूद और शहतूत को लेने जाएगा। लेकिन दादा, काले शहतूत का पेड़ जहाँ पर है वहाँ पर कौवे रहते हैं और वो बहुत ही दुष्ट हैं, बाकी पक्षियों को परेशान करते हैं। लेकिन उसको तो वहीं पर ही जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तब चिरकुट उड़ता हुआ काले शहतूत के पेड़ के पास चल देता है। चिरकुट उड़ता हुआ सोचता है, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है। मुझे तो वैसे ही इन कौवों से डर लगता है, अब मुझे उन्हीं का सामना करना पड़ेगा। पेड़ के पास पहुंचकर, अरे, लगता है कोई भी कौवा वहाँ पर है नहीं। जल्दी से शहतूत तोड़कर चलता हूँ। चिरकुट अपनी चोंच में 2-3 शहतूत दबा लेता है और जैसे ही पीछे की तरफ घूमता है उसे कौवे घेर लेते हैं। गूंगे तोते, क्या हाल है? क्या तुम चोरी करना भी सीख गए हो? चिरकुट कुछ नहीं कहता और उड़ने लगता है। तब कौवे उसके पंजे पकड़कर काली गुफा में लेकर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंधेरे में चिरकुट डर जाता है। फिर कौवे बाहर से कहते हैं, अब एक सांप आएगा और तुझे खा जाएगा। ऐसा बोलकर एक मोटी रस्सी चिरकुट के ऊपर फेंकते हैं। चिरकुट को लगता है कि सांप आ गया। चिरकुट सांप के डर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके डर से उसकी आवाज आ गई थी। फिर उल्लू काका आकर उसे काली गुफा से निकाल लेते हैं। चिरकुट सारा किस्सा दादा को सुनाता है। मुझे पता चल गया था कि तुमने कभी बोलने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैंने तुमको कौवे के पास भेजा, क्योंकि वो सभी पक्षियों के साथ ऐसा करते हैं। मैं जानता था तुम्हारी आवाज को वापस लाने का बस एक ही तरीका था। जैसे ही तुम डर गए तो तुम अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला पड़े। हाँ काका, आपने सही कहा, इस वजह से ही मेरी आवाज आ गई। चिंकी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई। ये तो मेरा फर्ज था और किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी डर भी लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। तो चुन्नू मुन्नू, तुमने क्या सीखा और कहानी कैसी लगी? कहानी बहुत अच्छी लगी काका, और हमने सीखा कि डरना भी बहुत जरूरी होता है। डर से हिम्मत आती है उससे लड़ने की। अच्छा काका, अब चलते हैं, फिर आएंगे आपके पास।